एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्टीव जॉब्स अपने 50 सालों में सीखा है वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख को 15 मिनट में बताया था, वो भी अपनी 3 कहानियों की मदद से। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की वो स्पीच इंग्लिश में होने के कारण 90% लोग स्पीच को नहीं सुन पाया है। तो आज मैं स्टीव जॉब्स की वह स्पीच को अपने माध्यम से बताने वाला हूँ, जिनमें स्पीच तो वही रहेगी लेकिन मैं उसे हिंदी में बोलकर बताने वाला हूँ, ताकि कोई भी ऐसा न हो जो कि विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से सुन न पाए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। धन्यवाद। दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक से ग्रेजुएट होने के अवसर पर आज आपके साथ होना मेरे लिए सबसे सम्मान की बात है। सच कहा जाए तो मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया है और यह कॉलेज ग्रेजुएशन स्तर के सबसे करीब है। आज मैं अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियाँ, जिनमें पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। पहले 6 महीनों के बाद मैंने रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में छोड़ने से पहले अगले ड्रॉप इन के रूप में मैं वहीं रहा। तो फिर मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे जन्म से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। मुझे जन्म देने वाली माँ एक युवा, अविवाहित और ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया। वह बहुत दृढ़ता से महसूस करती थी कि मुझे कॉलेज के ग्रेजुएट द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसलिए एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा जन्म के समय मुझे गोद लिया जाने की पूरी तैयारी थी, सिवाय इसकी कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी मिनट में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, उनको आधी रात में एक फ़ोन आया और पूछा गया, हमारे यहाँ एक अप्रत्याशित बच्चा हुआ है, क्या आप इसे अपनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। मेरे जन्म देने वाली माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया है और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से पढ़ाई नहीं किया था, तो उसने गोद लेने के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुछ महीने बाद ही तब वह मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज के लिए गया, लेकिन मैंने भोलेपन से एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद जब मैं इनमें कोई मूल्य नहीं देख सका, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ और यह भी नहीं पता था कि कॉलेज मुझे इसमें कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपना सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने अपने पूरे जीवन में बचाया था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफ़ी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो यह मेरे अब तक के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन क्लासेस को छोड़ना शुरू कर देता जो दिलचस्प लगती थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास सोने के लिए कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं भोजन खरीदने के लिए 5 सेट जमा राशि के कोक की बोतलें लौटाता था और एक अच्छा सम्मान लेने के लिए मैं हर रविवार रात को शहर से 7 मील दूर पैदल चलता था और हरे कृष्णा मंदिर में सम्मानजनक भोजन करता था और मैं इसे प्यार करता था। और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए मैंने जो कुछ भी पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रीड कॉलेज उस समय शायद देश में सबसे अच्छी टेलीग्राफी सिखाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर, हर लेवल खूबसूरती से हाथ से टेलीग्राफी किया गया था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ी, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए टेलीग्राफी का क्लासेज लेना शुरू किया
और कैसे करना है सीखा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टेलीग्राफी के बारे में सीखा और विभिन्न लेटर के बीच स्पेस को अलग अलग करने के बारे में सीखा। इस महान टेलीग्राफी को महान बनाने के बारे में, जिसे टेलीग्राफ ब्यूटीफुल, हिस्टोरिकल और कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता, मुझे यह बहुत ही आकर्षक लगा। इनमें से किसी को भी मेरे जीवन में किसी भी व्यवहारिक अनुप्रयोग की आशा नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर कर रहा था तो सब कुछ मेरे सामने आ गया और हम मैक में यह सब बनाया है। यह बहुत ही सुंदर टेलीग्राफी के साथ पहला कंप्यूटर था। यदि मैंने कॉलेज में उस एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ता तो मैं मैक में कभी भी एकाधिक टाइपफेस या आनुपातिक रूप से दूरी वाले फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने अभी अभी मैक की नकल की है, इसलिए संभव है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह नहीं होगा। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं टेलीग्राफी में कभी नहीं जाता और शायद कंप्यूटर में वह अद्भुत टेलीग्राफी नहीं होती जो उनमें है। जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए उन डॉट्स को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि आगे देखकर डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, बल्कि आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखकर ही डॉट्स को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में डॉट्स किसी न किसी तरह जुड़ जाएंगे। आपको भरोसा करना होगा अपनी अंतरात्मा, भाग्य, जीवन, कर्म, जो भी हो, यह विश्वास के रास्ते में डॉट्स जुड़ जाएंगे। आपको अपने दिल का अनुसरण करने का आत्मविश्वास देगा। भले ही यह आपको घिसे पिटे रास्ते से भटका दे, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और धोखा देने के बारे में है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे जीवन की शुरुआत में ही वह मिल गया जो मुझे करना पसंद था। जब मैं 20 साल का था तब वोज और मैंने अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक गैराज से हम दोनों से बढ़कर 4000 से अधिक कर्मचारियों के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की थी और मैं अभी 30 साल का हुआ था और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपके द्वारा शुरू की गई कंपनी से आपको कैसे निकाला जा सकता है? खैर, जैसे जैसे एप्पल बड़ा हुआ, हमने अपने साथ कंपनी चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसके बारे में मुझे लगा कि वह बहुत प्रभावशाली है, और पहले साल तक चीज़ें अच्छी रही। लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारी सोच अलग अलग होने लगी और आखिरकार हमारे बीच मतभेद हो गए। जब हमने ऐसा किया तो हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया, इसलिए 30 में मैं बाहर था और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर किया। जिस चीज़ पर मेरे पूरे वयस्क जीवन का ध्यान था वह खत्म हो गया और यह विनाशकारी था। मैं सचमुच कुछ महीने तक कुछ नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि मैं उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश कर दिया कि जब मुझे यह दिया जा रहा था तो मैंने वेतन गिरा दिया था। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नायस से मिला और इतनी बुरी तरह खराब होने के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से बहुत असफल था और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा जो मैंने किया वह मुझे अब भी पसंद था। एप्पल की घटनाओं ने जरा भी बदलाव नहीं आया। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था और इस तरह मैंने एक और आरंभ करने का फैसला किया। तब मैंने इसे नहीं देखा था, लेकिन पता चल गया था कि एप्पल से निकाला जाना सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से नौसिखिया होने का हल्केपन ने ले ली। हर चीज़ के बारे में आश्वस्त होना, इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, पिक्सर नाम से एक और कंपनी शुरू की और मुझे एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड पिक्चर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में लौट आया
और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है और लॉरेन और मेरे पास है, एक अद्भुत परिवार के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह भयानक स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है। विश्वास मत खोना। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल एक चीज़ जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह थी कि मैंने जो किया वह मुझे पसंद आया। आपको वह ढूंढना होगा जो आपको पसंद है, और यह आपके काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिसे आप महान कार्य मानते हैं। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें, समझौता मत करें। दिल के सभी मामलों के तरह जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते हैं यह और भी बेहतर होता जाता है। तो देखते रहो, समझौता मत करो। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था मैंने एक उदाहरण पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था। यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन था तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर प्रभाव डाला, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह दर्पण में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहूँगा जो मैं करने वाला हूँ। आज करो। और तब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं आता है तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा जीवन में बड़े विकल्प चुनने में मेरी मदद करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि लगभग हर चीज़, सबकी बाहरी अपेक्षाएं, सारा गर्व, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, ये चीज़ें मौत के सामने खत्म हो जाती है और केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि यह याद रखना है कि आप मरने वाले हैं, यह सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। तुम तो पहले से ही नग्न हो। अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर की पहचान की गई। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें स्पष्ट रूप से मेरे अग्नाशय में एक ट्यूमर दिखाई दिया। मुझे यह भी पता नहीं था कि अग्नाशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर है जो लाइलाज है और मुझे 3 से 6 महीनों से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने मामलों को व्यवस्थित करने की सलाह दी, जो मरने के लिए तैयार रहने के लिए डॉक्टर का कोड है। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को वह सब कुछ बताने का प्रयास करें जो आपने सोचा था कि अगले 10 वर्षों में करना है, उन्हें कुछ ही महीनों में बताने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ व्यवस्थित है ताकि यह आपके परिवार के लिए जितना संभव हो सके उतना आसान हो। इसका मतलब आप सबको विदा कहना मेरे सारा दिन का निदान के साथ रहता था। बाद में उस शाम मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने मेरे गले के नीचे पेट से होते हुए और मेरी आंतों में एक एंडोस्कोप डाला, मेरे अग्नाशय में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। जब मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिका को देखा तो मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह अग्नाशय कैंसर का बहुत ही दुर्लभ रूप था जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मेरी सर्जरी हुई और शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। यह मौत का सामना करने के मेरे सबसे करीब था और मुझे आशा है कि अगले कुछ दशकों में यह मेरे सबसे करीब होगा। इससे गुजरने के बाद अब मैं आपसे यह कुछ अधिक निश्चितता के साथ कह सकता हूँ, उस समय की तुलना में जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध बौद्धिक अवधारणा थी। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे वहाँ पहुँचने के लिए मरना नहीं चाहते। और तब भी मृत्यु एक ऐसा ठिकाना है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता और यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए।
क्योंकि मृत्यु संभवतः जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। यह जीवन का परिवर्तन कारक है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करता है। अभी आप नए हो, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद न करें। जो दूसरों लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रहे हैं, दूसरों की राय की शोर में अपनी आंतरिक आवाज़ को दबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते थे कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तो द होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था, जो मेरे पीढ़ी की बाइबिल में से एक था। इसे यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेनलो पार्क में स्टीवर्ट ब्रांड नाम से एक व्यक्ति ने बताया था, और उन्होंने इसे काव्यात्मक स्पर्श से जीवित कर आदर्शवादी था, साफ सुथरे उपकरणों और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले, और फिर जब यह अपना काम पूरा कर चुका तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। यह 1970 के दशक के मध्य की बात है, और मैं अपनी उम्र था। उनके अंतिम अंक के पीछे कवर पर सुबह सुबह की एक ग्रामीण सड़क की तस्वीरें थीं। अगर आप इतने साहसी होते तो शायद आप खुद को इस पर हिचकोले खाते हुए पाते। इसके नीचे ये शब्द थे, भूखे रहो, मूर्ख रहो। हस्ताक्षर करते समय यह उनका विदाई संदेश था, भूखे रहो, मूर्ख रहो। और मैंने हमेशा खुद के लिए यह कामना की है। और अब जब आप नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ, भूखे रहो, मूर्ख रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।